जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम आज जो चर्चा करने वाले हैं वो क्या होता है यूजीसी नेट या नेट जेआरएफ। क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन में जो ये नेट और जेआरएफ लोग सुनते हैं तो मेरे सामने भी आता है कि जब भी उनसे कहो कि मेरा नेट हुआ है, जेआरएफ नहीं हुआ, जेआरएफ के लिए और प्रयास करना है, तो उनके मन में हमेशा से ये रहता है कि क्या नेट के लिए अलग एग्जाम होता है, जेआरएफ के लिए अलग एग्जाम होता है, और ऐसी तमाम चीजें कि कौन नेट दे सकता है, एलिजिबल है कि नहीं, क्या मैं दे सकता हूँ कि नहीं, और दे सकता हूँ तो इसका एग्जाम कब होता है, एग्जाम होता है तो पास करने के लिए क्या पैटर्न होता है, और फिर पास कर लो तो पास करने के बाद क्या होता है। तो बहुत सारे डाउट होते हैं हायर कमीशन में। अगर आपको जाना है, आपकी इच्छा है, तो आपको नेट से तो गुजरना ही पड़ेगा, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और समय से पहले अगर आपको ये जानकारी हो जाती है तो नो डाउट आपसे जो भी छोटे हैं आप उन्हें सही डायरेक्शन देके कि आप इस क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं तो समय से पूर्व उस चीज को निकालिए जिसका आप ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। तो चलिए हम टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जो हमारे मन में आता है कि ये यूजीसी नेट होता क्या है, तो आप सभी ने सुना होगा, एक होता है सीटेट, है ना, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है। आपने सुना होगा कि जब भी हम क्लास 12 तक का इस तरीके से जब स्टूडेंट को पढ़ाना होता है तो इसी तरीके से टेट होता है, यूपी टेट अलग अलग जगहों पे होता है। तो मतलब कि एक एलिजिबिलिटी आपको फुलफिल करना है कि आपको टीचर बनना है, तो टीचर के एग्जाम में बैठने के लिए जो सीटेट होता है वो आप 12 के नीचे देखिए यहाँ तक के जितने स्टूडेंट हैं, यानी हायर एजुकेशन को छोड़ दे, तो उसके लिए आपको सीटेट सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर आपका सपना है कि मुझे क्या करना है, बीए का, एमए का, या इन फ्यूचर जो भी बड़े बड़े क्षेत्र में प्रोफेसर वगैरह होते हैं, हमें वहां तक पढ़ाना है, हायर एजुकेशन में जाना है, तो फिर उसके लिए आपको इसी तरीके से ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ता है। अब ये आपको क्लियर हुआ कि 12th तक यहाँ पे हो गया, और 12th के बाद अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है तो आपको नेट मैंडेटरी है कि उसको क्लियर करना ही पड़ेगा, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये है जूनियर रिसर्च फेलो। ऐसे ही एसआरएफ सुना होगा, सीनियर रिसर्च फेलो होता है। अब देखिए इसकी जर्नी कैसे होती है। अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि मुझे हायर एजुकेशन में जाना है तो मुझे ये तो क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन क्या मैं इसे क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, या होऊंगा तो कब होऊंगा, ये अब प्रश्न आता है। तो सबसे पहले देखिए इसकी जो योग्यता है, इसकी योग्यता की बात करें कि कौन व्यक्ति है जो यूजीसी नेट जो है वो क्लियर कर सकता है और हायर एजुकेशन में जा सकता है। तो देखिए हर एक स्टूडेंट जो होता है 12 के बाद जो है यूजी तो करता ही है, अंडर ग्रेजुएशन जो है वो करता ही है। और अंडर ग्रेजुएशन के दौरान ही अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि जैसे जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आपका स्ट्रीम है, कि मैं इन फ्यूचर इसमें टीचर बनना चाहता हूँ, आगे सर्व करना चाहता हूँ कंट्री को, तो यूजी के बाद होता है पीजी, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन। अब जैसे ही आपने यूजी कंप्लीट किया, जैसे मैं एग्जांपल लेके बता रही हूँ कि जैसे मेरा सब्जेक्ट था हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य से मैंने क्या किया, यूजी किया, यूजी में ऑनर्स किया। एक होता है सिंपल बीए, एक होता है बीए ऑनर्स। तो मैंने क्या किया, हिंदी लिटरेचर में यहाँ पे यूजी किया, जो कि मेरा क्या है, बीए ऑनर्स, है ना, बीए ऑनर्स जो है कि सब्जेक्ट से मेरा है, हिंदी लिट से है। अब हिंदी लिट को मैंने इतने डेप्थ में पढ़ा, इतना ज्यादा उसके बारे में गहन अध्ययन किया, और उसी दौरान मैंने ये सोच लिया कि मुझे इस सब्जेक्ट में जाके इन फ्यूचर में कंट्री को सर्व करना है, स्टूडेंट के सामने जो है अपने जो भी खुद के अनुभव रहे उनको साझा करना है। तो जब मैंने ये डिसाइड कर लिया तो मैंने जो है जब पीजी किया तो पीजी को भी हमने किस सब्जेक्ट से कर लिया, हिंदी से कर लिया। अब सोचिए लाइफ का अगर आप 5 साल एक सब्जेक्ट को डिवोट करते हैं और वो भी बहुत ही इन डेप्थ जाके, तो आपके वो होता है ना कि बिल्कुल आप उस सब्जेक्ट में काफी हद तक उतर चुके होते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे बीए ऑनर्स हिंदी यानी यूजी कंप्लीट होने के बाद पीजी जब हमने किया, तो जो पीजी के हम अपियरिंग में थे। अब देखिए पीजी का अपियरिंग मतलब कि आपका 2 साल होता है ना परास्नातक, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि कब आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप नेट का फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आप पीजी में पहले साल में आपने एडमिशन ले लिया, तो पहले साल में अभी जैसे सेमेस्टर वाइज पेपर हो गया है, तो सेमेस्टर वाइज पेपर में आप पहले ही साल में अगर ले रहे हैं तो उसी समय आप एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं।
क्यों? क्योंकि ये जो एग्जाम होता है वो साल में 2 बार कंडक्ट होता है। एक आप जून जुलाई के पास देखेंगे, एक नवंबर दिसंबर के आसपास देखेंगे, तो यहाँ पे 2 बार एक साल में एग्जाम होता है। और जैसे ही आपने यहाँ पे एडमिशन पीजी में ले लिया, फर्स्ट ईयर में ले लिया, आपने मान लीजिए कि एक सेमेस्टर दे दिया और रिजल्ट भी आ गया, तो फिर आप जो है उसी समय भर दे। और उतना भी नहीं तो आप पीजी में शुरुआत में भी भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनटीए ने इस चीज को मेंशन किया है कि आप जो आपको एलिजिबिलिटी है कि पीजी में आप फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में हो, बस ये उसको चाहिए कि सर्टिफिकेट आने तक आपका 2 साल का जो आपका पीजी है वो कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, बस उसे इससे मतलब है और किसी चीज से नहीं मतलब है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं अपना एग्जांपल बता रही हूँ कि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का जब फर्स्ट ईयर का अपीयरिंग ही था, तो अपीयरिंग में ही मैंने वो कर दिया, मतलब कि फॉर्म डाल दिया, और वो जैसे दिसंबर का एग्जाम हुआ वो मेरा क्वालिफाई हो गया, एक ही बार में क्वालिफाई हो गया एग्जाम। तो उसका बेनिफिट क्या है कि जैसे आपने यहाँ पे भर दिया तो काफी ये होता है कि कई जगहों पे जो है आपको बीच बीच में वैकेंसी आती है। जैसे हायर कमीशन का यूपीएचएससी की वैकेंसी लगभग वही 21-22 तक था, हाँ 22 के आसपास आ गया था यूपी हायर कमीशन का। अब ये था, आपके पास अगर नेट होता और आपका एमए कंप्लीट होता तो आप उस समय ये यूपी हायर कमीशन का एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते थे। बट मेरा उस समय जो है नेट तो क्वालिफाई हो गया था, बट पीजी जो है वो चीज चल रहा था और पीजी कंप्लीट मांगा था, तो हम यहाँ पे उस फॉर्म को नहीं फिल कर पाए। तो आपको ये चीज तो अभी क्लियर हो गया होगा, है ना, जो हमने ये बताया आपको कि कौन जो स्टूडेंट है वो भर सकते हैं। जो एक डाउट सब में आता है कि क्या मैं पीजी कंप्लीट कर लूं फिर इसकी प्रिपरेशन करूं, इसके बाद अलग से इसका एग्जाम दूंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, आपको ये प्रतिस्पर्धा है और आपका जैसे ही आपका यूजी कंप्लीट होता है, आप तुरंत जैसे ही पीजी में एंट्री करते हैं तभी से, क्योंकि आपको 4 सेमेस्टर अगर मतलब कि सेमेस्टर में देखेंगे तो 4 हो जाएगा, तो आप उसी समय लग जाइए। मान लीजिए एक बार नहीं हो रहा, 2 बार नहीं हो रहा, 3 बार नहीं हो रहा, तो 4 बार, यानी जैसे ही आप पीजी करके बाहर निकलते निकलते आपका नेट क्वालिफाई हो जाए तो ये आपके लिए आशीर्वाद साबित होगा, ये समझिए। अब हमने ये बात किया कि एलिजिबिलिटी योग्यता, तो ये बस योग्यता में आपका यूजी होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, बस आप कोई भी स्ट्रीम से हो आराम से दे सकते हैं। बस एक डाउट ये आता है कि बहुत लोगों का यूजी का सब्जेक्ट अलग होता है, पीजी का अलग होता है, तो वो सोचते हैं कि फिर मैं किस सब्जेक्ट में दूं, है ना। तो वहां पे आप ध्यान रखिए, आपने जो सब्जेक्ट से पीजी किया है, पीजी जिस सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आपको जो है अपीयर होना है नेट के लिए उसी सब्जेक्ट से होना है। जैसे मेरा था कि मेरा हिंदी यूजी में भी था, पीजी में भी था, तो मैं उसी से अपीयर हो गई। लेकिन बाय द वे अगर मेरा जो होता कि पता लगा मैंने यूजी अलग से किया, पीजी किसी अदर सब्जेक्ट से किया, तो जिससे मैं पीजी करती मैं उसी से एलिजिबल होती नेट को एग्जाम, नेट का एग्जाम देने के लिए। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी, जो है इसकी योग्यता हो गई। अब दूसरी चीज है, इसमें भी आता है कि आपका जो एज लिमिट का फैक्टर होता है, क्या इसमें भी एज लिमिट का फैक्टर होता है? तो एक चीज के लिए होता है फैक्टर, नेट के लिए तो आपके लिए ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है कि आप 40 तक कितने तक नेट दे रहे हैं लाइफ लॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो जेआरएफ है, जेआरएफ किसे कहते हैं, अब थोड़ा सा यहाँ आपका डाउट दूर कर दे कि नेट क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है, एसआरएफ क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट क्या करती है, उन स्टूडेंट को जो हायर कमीशन में बहुत ज्यादा योगदान देने वाले हैं उनको जूनियर रिसर्च फेलोशिप के माध्यम से अच्छा खासा अमाउंट देती है 5 साल तक पीएचडी करने के लिए। उसमें जो शुरुआत के 3 साल होते हैं आपके, वो होता है जूनियर रिसर्च फेलो, और जब आप बहुत अच्छे से रिसर्च जो दिया गया टॉपिक उस पर कर रहे हैं, बाद में वही प्रमोट होके आपका सीनियर रिसर्च फेलोशिप हो जाता है, जो कि आपको अमाउंट मिलता है लगभग डी अलावेंस वगैरह सब मिला के यहाँ तक 50 पहुंच जा रहा है, 55 तक यहाँ पहुंच जा रहा है। तो एक अच्छा खासा अमाउंट आपको मिलता है, हर एक महीने मिलता है, अगर आपने सिर्फ नेट नहीं, नेट के अलावा जेआरएफ भी क्वालिफाई किया है तो। अब यही आपको डाउट हो रहा होगा कि फिर ये जेआरएफ कैसे निकाले, क्या इसके लिए कोई अलग एग्जाम होता है? तो बिल्कुल आपका डाउट यहाँ पे दूर होगा। अभी देखिए होता क्या है, आपको सिंपल से एनटीए जो है एक एग्जाम कंडक्ट कराएगा, जो अभी संभावित एग्जाम है, मान के चलिए जून जुलाई में जो अभी होना है एग्जाम, तो एनटीए आपका एक एग्जाम कराएगा, और एग्जाम में क्या है कि आपको जो है उसमें पास करना है। तो मान के चलिए जैसे आपका क्या है कि टोटल 300 नंबर का एग्जाम है, और कट ऑफ अगर मान लीजिए इसमें गया 190, और उसने ये कर दिया कि 190 पे 300 में जो 190 नंबर लाया वो बच्चा जो है नेट का सर्टिफिकेट पाएगा। अब इसी में से होता है कि क्योंकि जेआरएफ का जो शीट होता है बहुत कम होता है, तो 190 अगर आप लाते हैं तो नेट पाते हैं, और अगर यही चीज अगर आप मान लीजिए कि 195 हो गया या 200 नंबर कोई लेके आया,
तो मतलब जैसे कट ऑफ तय किया जाए उसके अकॉर्डिंग वो लोग बच्चों को जेआरएफ दे देते हैं। तो मान के चलिए अगर आपके पास 1000 सीट है, 1000 सीट में से आपको उन 100 बच्चों को छांट लेना है जो आपके जेआरएफ के लिए हो जाते हैं, बाकी और सारे बच्चों को नेट का सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसको बहुत ही कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछिएगा, अभी हम इसके पैटर्न को समझाते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। मतलब ये समझिए कि आपको नेट और जेआरएफ के लिए अलग से कोई एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम तो एनटीए कंडक्ट कराएगा, नेट का ही देना है। नेट में एक है कि एक आपका वो निकलेगा, कट ऑफ निकलेगा कि इतना आपने क्लियर किया है तो आपको नेट मिलेगा, इतना क्लियर किया तो जेआरएफ मिलेगा। और मतलब कि जेआरएफ के लिए सीट बहुत लिमिटेड होती है, बहुत हाई कट ऑफ जाता है, अगर आप वहां क्वालिफाई करते हैं तो आपको जेआरएफ मिलता है। अब जैसे हमने कहा कि इसमें क्या एज लिमिट की बात है, तो हाँ बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि हम 50 में जाके 50 की एज में सोचे कि गवर्नमेंट हमको जाके फंड दे और हम रिसर्च करें, तो ऐसा नहीं। उसने मिनिमम क्राइटेरिया तय कर दिया है, 32 है, 35 है, ऐसे करके उसने क्राइटेरिया तय कर दिया है। अगर इस पे डाउट होगा तो आप बताइएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखिए उसमें ये है कि जेआरएफ के लिए उसने वो जो है तय किया है। एक चीज और यहाँ पे हो गया है, जैसे पहले क्या होता था कि जब आप फॉर्म भरते थे तो एक ऑप्शन आता था कि सिर्फ नेट के लिए, यानी सिर्फ आपको उसमें जब फॉर्म भरते थे तो एक आता था कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल, एक आता था असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस जेआरएफ के लिए एलिजिबल। और अभी ये नया एनटीए ने इंट्रोड्यूस किया है कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ प्लस पीएचडी भी कर दिया है ना। तो अब पीएचडी भी इसी के थ्रू करवाने वाला है। तो आपका जो अब सर्टिफिकेट आएगा उसमें 3 ऑप्शन होंगे कि आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस जेआरएफ दोनों के लिए हैं, एक सीधे कर देगा सिर्फ पीएचडी के लिए है। तो ये अब 3 वो कैटेगरी में डिवाइड करके आपका रिजल्ट निकालेगा। अब ये जब आएगा तो फिर उस तरीके से हम उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे हो गया आपका एज लिमिट। एज लिमिट का फैक्टर आपको जेआरएफ के लिए है ना। वहां पे देखिएगा जेआरएफ के लिए एज लिमिट का फैक्टर है 30, 32, 35 ऐसे रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम फीस, तो एग्जाम फीस अच्छा खासा रहता है, 1000 रुपए लगभग जनरल का चलता है और 600 500 ऐसे करके तो ओबीसी का। तो ये जो है एक ट्रेंड है, फीस जो है लगता है बढ़िया। अब एग्जाम का पैटर्न, हाँ जो मेन जो इम्पोर्टेंट बात है वो हमें बात करनी है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक तो यही है कि एग्जाम का पैटर्न है क्या। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम का जो पैटर्न है, यहाँ पे 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट अगर देखें, पेपर सेकंड देखें, तो पेपर फर्स्ट जो होता है इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और जो पेपर सेकंड होता है इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो पेपर सेकंड होता है, जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल लिया कि मेरा सब्जेक्ट था हिंदी लिट, तो हिंदी लिट के आपके सिलेबस में पूरे 10 यूनिट होंगे जो आपने सब विस्तार यूजी में, पीजी में बहुत गहन अध्ययन किया होगा, तो बहुत ही वास्ट सिलेबस दे देता है। हमारे हिंदी में तो हम बता रहे हैं कि अभी तो हिंदी की क्लासेस चलेंगी, अगर एक नहीं तो इतने बड़े बड़े उपन्यास लगा दिए, 14 नाटक लगा दिए, ढेर सारे निबंध लगा दिए। मतलब ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन यही करा देता है अगर आपने बहुत अच्छे से नेट का सिलेबस किया हुआ है। और इसके बाद जो पेपर फर्स्ट है वो 50 नंबर, ये जनरल एप्टीट्यूड वाला पेपर हो जाता है आपका। और ये जो है देखिए यहाँ पे 100 गुणे 2 है ना, 200 नंबर का ये हो गया है ना, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। और यहाँ पे 50 गुणे अगर, हाँ 50 ये 100, तो 100 का ये हो गया। टोटल पेपर कितने का हो गया, 300 नंबर का पेपर हो गया। 100 का ये हो गया, 200 का ये हो गया। अब जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में अगर आपने देखना है कि 50 क्वेश्चन आता है, तो हर एक आपने देखना है कि वो डिवाइड कर दिया 10 यूनिट में, और 10 यूनिट में डिवाइड कर दिया तो उसी तरीके से आपके 5-5 क्वेश्चन हर एक यूनिट से पूछ लेता है। इसमें जैसे आपका डीआई हो गया है ना, डीआई के अलावा कॉम्प्रीहेंशन हो गया, कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन पूछ लिया, इन्वायरमेंटल सेक्शन, इन्वायरमेंट का सेक्शन कर दिया, आईसीटी का सेक्शन कर दिया, रिसर्च एप्टीट्यूड का वो कर दिया, रिसर्च मैथडोलॉजी कर दिया। तो ये थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि अपने सब्जेक्ट से तो आप परिचित होते हैं, बट ये जो ये वाला पेपर है आपका फर्स्ट पेपर है, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए। डीआई है, कॉम्प्रीहेंशन है, इन्वायरमेंटल है, आईसीटी है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, मैथडोलॉजी है, तो ये थोड़ा सा ये आपके लिए डिफिकल्ट पड़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और क्राइटेरिया फुलफिल करना है एनटीए ने किया है कि आपको यहाँ पे 40% तो स्कोर करना ही है और 60% लमसम यहाँ पे करना है। ये इतना करने पे, यानी 40 यहाँ स्कोर करने पे, 60 यहाँ स्कोर करने पे, मान लीजिए 50 क्वेश्चन है तो एनटीए ने ऐसा कर रखा है कि मान लीजिए 50 है तो आप कम से कम 20 तो यहाँ सही कर लो, और यहाँ पे 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में कुछ तो ऐसा करो कि लगभग आप, जैसे ये 200 नंबर है तो 200 में ऐसा हो कि आपका मिनिमम 80 नंबर तो आ ही जाए, इतना तो आपका आना चाहिए। क्योंकि फिर आप जो है, इससे क्या होगा कि जब आपने जैसे ये बोला कि हमारा मान लीजिए 100% का पूरा पेपर बना,
तो 100% का पूरा पेपर तो एनटीए ने कर दिया। कम से कम इन 100 में तुम एक काम करो 40% इतना लाओ, ताकि ये जो रेस है, जैसे यहाँ पे होता है ना कि रेस में दौड़ने के लिए आपको ये क्राइटेरिया कर दिया कि 100 में से 40% लाओ, तब तुम इस ट्रैक पे दौड़ोगे। अब ट्रैक पे दौड़ के तुम यहाँ तक पहुंचते हो नहीं पहुंचते हो कट ऑफ तक, वो बात की बात है। लेकिन मान लीजिए हमने कहा कि ये जो 300 नंबर है, 300 नंबर में मान लीजिए एनटीए ने कहा 120 तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा, तब तो तुम धावक जो प्रतिस्पर्धी होते हैं उनके ऐसे एक एक करके खड़े हो पाओगे। अब इस ट्रैक पे तुम्हारा जैसे मान लीजिए कट ऑफ है 194, है ना, कट ऑफ है 184, ऐसे अलग अलग, जैसे जनरल का अलग, ओबीसी का अलग और सबका अलग, तो तुम कहाँ तक दौड़ के जा पाओगे तुम पे डिपेंड करता है। बट मिनिमम क्राइटेरिया तो फुलफिल करना ही है, इतना तो 120 तक फुलफिल कर लो ताकि तुम ट्रैक पे दौड़ पाओ। अब जीते नहीं जीते वो बात की बात है, तभी तुम्हें सर्टिफिकेट जो है एलोकेट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब ये भी इस एग्जाम को कहते हैं कि नो निगेटिव मार्किंग एग्जाम है, तो बहुत इजी एग्जाम होगा, बट ऐसा नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम में आपको जो ये लोग टाइम एलोकेट करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग 3 घंटा आपको टाइम एलोकेट करते हैं, उतने में आपको सब्जेक्ट भी और ये जो 50 नंबर का है इसको भी मैनेज करना होता है। एक ही सिटिंग में आपको बैठना है 3 घंटे और पूरे पेपर को सॉल्व करना है कंप्यूटर पे, मतलब कि ऑनलाइन होता है तो कंप्यूटर पे सॉल्व करना है। तो वो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत हेक्टिक हो जाता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, तो इतना बड़ा होता है कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे सही नहीं दिखता है। और नेगेटिव मार्किंग वाला ये चीज मत रखिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो एनटीए का जब पहले सीबीएसई जब एग्जाम कराता था तो थोड़ा सा उसका आप लेवल देखेंगे। मेरे हिंदी साहित्य में ही हम बताएं कि पहले के लेवल तो ऐसे सीधे दे देता था कि हाँ आपको मिलान करना, ये रचनाएं कब लिखी वो। अभी तो क्या है कि कोई भी स्टूडेंट अगर पूरी रचना नहीं पढ़ के जाएगा तो उसका कुछ नहीं होना है, जेआरएफ तो छोड़ दीजिए, नेट भी नहीं होना है, ये लेवल बना दिया है। तो लेवल अच्छा खासा एग्जाम का रहता है। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि अब देखिए ये पूरा जो एनटीए एग्जाम कराता है, कई विषयों में कराता है, लगभग 82 विषय वैसे हो गए। और जो ये साइंस वाले फील्ड के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ऐसे ही कंडक्ट कराया जाता है सीएसआईआर नेट, उनके लिए सीएसआईआर नेट होता है। अब इसमें जो ये रिजल्ट बनाता है ना, ओनली जो है ओवरऑल का 6% बनाता है, और 6% में भी देखे तो 6% जो निकालता है वो सिर्फ बच्चे इतने 6% ओवरऑल के 6% नेट का सर्टिफिकेट पाते हैं। इन नेट में से भी ओवरऑल अगर देखें तो 6% जो है वो जेआरएफ का सर्टिफिकेट पाते हैं। तो इस तरीके से रेस है। मान के चलिए जैसे हमने कहा कि पिछले बार का डेटा देखे, अगर मान लीजिए 50,000 बच्चे अगर हिंदी में बैठते हैं तो उसमें 1,000 में से मान के चलिए कि अगर 900 का नेट होता है तो 100 का ऐसे जिस तरीके से सेट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग उससे फिर जेआरएफ दे देना है, इस तरीके से होता है। अब इस रेस को और टफ क्या चीज बनाता है जो मुझे अपने एक्सपीरियंस बेस पे लगता है कि आपने देखा होगा कि जब एग्जाम का फॉर्म भरा जाता है तो ऐसा उसमें कोई एग्जामिनेशन में फॉर्म में ऐसा कुछ फिल करने के लिए ऑप्शन नहीं देता कि जो बच्चे नेट क्वालिफाई कर चुके हैं वो टिक लगा दे, ताकि कम से कम जो बच्चे नए आए उनको तो अपॉर्चुनिटी मिले। अक्सर क्या होता है कि जैसे जो बच्चे नेट क्वालिफाई के हैं वो बार बार अपीयर होते हैं जेआरएफ के लिए, तो वो बार बार आधा सीट तो वही स्टूडेंट ले लेते हैं जो पहले से हैं, तो नए स्टूडेंट का बातें बहुत कम आ पाते हैं। अभी ये जो है फाइट और भी तगड़ी हो जाएगी, क्योंकि अब जो है एनटीए ने कर दिया है कि जो पीएचडी में जिनको भी एडमिशन लेना वो भी स्टूडेंट अपीयर होंगे। तो आप सोचिए कि जो नेट के अगर मान लीजिए हमने कहा 50,000 बच्चे हिंदी के भरे, 100 सीट है, मतलब कि 1000 सीट है, 1000 में तो मान के चलिए कि वही बच्चे रिपीट हो रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे तो वही रिपीट हो रहे हैं, तो नए कितने निकल के आ पा रहे हैं। तो ये इस एग्जाम के पैटर्न को बहुत टफ बना देता है, इतना इजिएस्ट नहीं रहता है। अब हमने ये बात कर लिया। हाँ, तो यहाँ पे ये इसके बाद है, होपफुली ये समझ में आ गया होगा, मैंने तो पूरे टॉपिक पे अपनी तरफ से डिस्कस कर दिया है। अब यहाँ पे जैसे सिलेबस के बारे में डिस्कशन करें तो सिलेबस में देखिए एक तो होता है कि सिलेबस में देखिए तो हमने वैसे ही बताया आपको कि पेपर 2 होता है ना, पेपर फर्स्ट पेपर 2। अब जो पेपर फर्स्ट होता है वो हमने ये बताया कि आपका जनरल एप्टीट्यूड का 50 क्वेश्चन आता है, जो कि हर एक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमने बताया डीआई है, कॉम्प्रिहेंशन है, ऐसे करके। और जो पेपर 2 होता है 100, वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मेरा हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य में जैसे हिंदी साहित्य का विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा के बारे में दे दिया, हिंदी में नाटकों की उत्पत्ति के संबंध में दे दिया, निबंध विधा के संबंधित दे दिया। तो इसी तरीके से उसने कुल मिला के 10 यूनिट बांट दिए। तो टोटल आपके पेपर फर्स्ट एंड सेकंड जो डिवाइड है कुल 20 यूनिट में डिवाइड है, और यूनिट में डिवाइड है, क्वेश्चन भी 5-5 ऐसे करके ये डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से ये जो है इसका एनटीए का सिलेबस है।
अब जो है क्वालिफाइंग मार्क्स हमने यहीं पे बता दिया कि कैसे आपको मतलब कि अगर 300 नंबर का है तो 120 तो इतनी तो एलिजिबिलिटी लेके आओ ताकि आप रेस में उतर पाओ, और फिर रेस में उतरने के बाद आप कहाँ पहुंचते हो वो कट ऑफ तय करता है। इसके बाद जो है एग्जाम हमने बताया था कि एक बार जो है दिसंबर वगैरह के आसपास होता है, 1 जून जुलाई में, तो साल भर में 2 बार एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराता है। अब एक मन में ये आता है कि ठीक है नेट कर लिया, ये कर लिया, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब एग्जाम आएगा तभी तो हम फॉर्म भर पाएंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे नेट का लेके। तो ये मानिए कि नेट का जो आपके पास सर्टिफिकेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। आप सोचिए कि आपको, मान लीजिए कि आपने यूजी कर लिया, पीजी कर लिया, बीएड कर लिया, कुछ भी कर लिया हो, तो ये जो आपको नेट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप कहीं भी अपीयर होते हैं एज ए गेस्ट लेक्चरर। मान लीजिए आपको परमानेंट जॉब नहीं लगी और आप गेस्ट लेक्चरर के तौर पे कहीं पढ़ाना चाहते हैं किसी कॉलेज में, तो आपसे वो इतनी उम्मीद करते हैं कि आपको पढ़ाने के लिए हायर एजुकेशन में, मैं बता रही हूँ कि 12 के बाद के जो स्टूडेंट है उनके लिए, बाय द वे जैसे मैं हूँ, मुझे किसी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को पढ़ाना, अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो मेरे अंदर इतनी तो योग्यता होनी चाहिए कि हम उन बच्चों को संबोधित कर पाए। तो उसके लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं जो गवर्नमेंट नहीं है या गवर्नमेंट भी है, बहुत सारे आजकल तो ये लोग क्या करते हैं, एडहॉक पे रख लेते हैं आपको, या एडहॉक बेस पे भी रख के करते हैं, गेस्ट लेक्चरर के तौर पे करते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि वो नेट क्वालिफाई रहते हैं, फिर गेस्ट लेक्चरर के तौर पे वो पढ़ाते रहते हैं, साथ में पीएचडी करते रहते हैं, और फिर क्या पता कि कब वो वहां पे परमानेंट भी हो जाते हैं। तो एक ये आपका फायदा मिलता है कि आप नेट रहेंगे, तो जैसे हम ही है कि अगर नेट क्वालिफाई है तो कहीं पे भी हम अपनी, बहुत सारे ऐसी वैकेंसियां आती हैं जहाँ पे आपको मिनिमम क्राइटेरिया कि आपने नेट क्वालिफाई किया, आप करिए, वहाँ पे इंटरव्यू होगा, अगर आपके अंदर है वो एबिलिटी तो आपके यहाँ पे वो अपने यहाँ पे रख लेंगे। ऐसे नॉर्मल आप यूजी की हो, पीजी की हो, और आप कहीं पे सोचे कि हमारा हो जाए, तो फिर आपको बहुत ही कम पे वो रखेंगे। ऐसे क्या है कि नेट, ये जो एनटीए ने अपना एक क्राइटेरिया फुलफिल कर रखा है कि आपको गेस्ट लेक्चरर के तौर पे भी किसी को हायर कर रहे हैं तो एक मिनिमम अमाउंट आपको इतना देना है, आप उतना ज्यादा उनका शोषण नहीं कर सकते, बशर्ते आपको वो चीजें जो लॉ है वो पता होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो नेट जेआरएफ के बारे में है, तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे आपको पूरा बताने की कोशिश की है। बाकी इसी तरीके से ये सीरीज हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी है आपकी क्वेरी कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा, तो उसको हम एक एक करके आपका रिप्लाई भी देंगे, और साथ ही अगर ऐसे ही विषय पर आपको और भी जानकारी चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। आज के लिए धन्यवाद।